गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आज हम लोग पाठ 8 गति को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक समान रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना होगा कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। विज्ञान की पढ़ाई बहुत आसान होती है, लेकिन एक शर्त है कि आपको उससे संबंधित टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर दिश का मतलब दिशा से है और सा का मतलब जो है साथ में है। यानी कि बहुत सारी ऐसी राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, जिनमें कि परिमाण तो होता ही है, वैल्यू तो होती ही है, उनके साथ साथ उनमें कुछ खास दिशा भी होती है। जैसे हम कभी किसी वस्तु को खींचते हैं तो हमें बल लगाना होता है, लेकिन बल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे कहा जाता है कि इस गेंद को 5 न्यूटन के बल से ऊपर की ओर फेंको, या सामने की ओर फेंको, या पीछे की ओर फेंको। तो बल एक ऐसी राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके अंदर में परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ आते हैं। ऐसी ही कुछ और राशियां जैसे वेग, त्वरण, संवेग आदि हैं, जिनको कि हम सदिश राशियां कहते हैं। इनको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। दूसरी होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वास्तव में सदिश से एकदम अलग होती हैं। यहाँ पर ये वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है। जैसे 5 किलोग्राम चीनी लेना, जैसे कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चाल और वेग में थोड़ा अंतर है। यही अंतर सदिश और अदिश में भी है। जहाँ पर हम सदिश की बात करेंगे वहाँ दिशा भी आएगी और दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी आएगा। लेकिन जब हम अदिश की बात करेंगे तो हमें सिर्फ परिमाण वाली राशियों से काम करना है, जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कार्य हो गया, शक्ति हो गई, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया। अच्छा, कोई कहता है आपसे कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो आप बताइए 2 घंटे में से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसमें क्या कहीं कोई दिशा वाली बात है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। शुरू में ये राशियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी और हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है भौतिक विज्ञान में। क्योंकि हमारे पाठ का नाम है गति, इसलिए अब हम आरंभ करते हैं। गति की अवस्था और विराम की अवस्था क्या होती है? बच्चों ध्यान से देखिएगा, गति की अवस्था और विराम की अवस्था क्या होती है, इसमें क्या अंतर होता है। विराम तो आप समझते होंगे, विराम का मतलब होता है आराम, मतलब रेस्ट। यदि कोई वस्तु विराम में है, अच्छा बताओ कोई कि कैसे पता करोगे कि कोई वस्तु विराम में है? हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई वस्तु विराम में है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने पड़ी हुई जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो विराम में है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि वह कुर्सी लंबे समय से वहीं पर पड़ी है और अपने आसपास हिल-डुल नहीं सकती। तो याद रहे, गति की अवस्था और विराम की अवस्था को जब भी हम परिभाषित करते हैं तो हमको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस प्रकार हम
किसी वस्तु को जब परिभाषित करें तो उसके आसपास की वस्तुओं के रिस्पेक्ट में, के सापेक्ष हम उसको देखें। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जैसे कोई कार खड़ी है, इसका मतलब वो विराम में है। चल रही है, इसका मतलब है वो गति में है। ठीक है, चल रही है का मतलब जो आसपास के पेड़ हैं, जो मकान है, उनके सापेक्ष वो कैसा है? गति की अवस्था में है, यानी उनसे दूरी या तो बढ़ती जा रही है या किसी खास बिल्डिंग से उसकी दूरी घटती जा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उस कार के अंदर जो 4 लोग बैठे हैं, किसी कार के अंदर जो 4 लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं? वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है। ठीक है, वो एक दूसरे के सापेक्ष किसमें है भाई? विराम में है। कैसे? क्योंकि वो कार तो चल रही है, लेकिन कार में जो लोग अंदर बैठे हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे। वो लोग एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जब हम किसी कार की बात करेंगे तो कार में जब कार गतिमान है तो आसपास के जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनके सापेक्ष वो गतिमान है, या और भी लोग जो खड़े हुए हैं उनके सापेक्ष वो कार जो है वो कैसी है? गतिमान है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन कार में इनके साथ जो लोग अंदर बैठे होंगे वो सब एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं? विराम में हैं। तो विराम में होना और गतिमान होना दोनों में थोड़ा फर्क है। कुछ जगह समझना बहुत आसान होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट की एक गेंद है और उसको किसी व्यक्ति ने फेंक दिया। यदि क्रिकेट की एक गेंद को कोई व्यक्ति फेंक देगा तो बताइए कि वो विराम में रहेगी या गति अवस्था में हो जाएगी? फेंकने से आपको साफ समझ में आता है कि वो गेंद जो है वो कैसी हो जाएगी? गति अवस्था में हो जाएगी। और गति अवस्था में होगी तो कुछ समय में ये कुछ दूरी भी तय करती रहेगी। यही गेंद जब जमीन पर पड़ी होती है तब इसको हम कहते हैं कि यह गेंद कैसी है? विराम अवस्था में है। या खिलाड़ी के हाथ में है तो गेंद कैसी है? विराम अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ उसकी स्थिति बदल नहीं रही है। तो ये वाली जो गेंद है जो कि जमीन में पड़ी है वो विराम में है, और जो गति अवस्था में है, जिसको पीछे से बैट से किसी ने मारा है या पैर से किसी ने मारा है, तो वो चीज जो है वो किसमें है? गति है, गतिक है, यानी कि गति अवस्था में है। जब हम बात करते हैं गति की तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़नी है एक सरल रेखीय गति। सरल रेखी का मतलब होता है सीधी रेखा में गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है सीधी रेखा में गति। ये सबसे साधारण केस होते हैं जो कि भौतिक विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं सबसे पहले। यानी कोई भी वस्तु जब चलेगी तो वो माना जाएगा कैसे चल रही है? वो सीधी रेखा में गति कर रही है। आपको मालूम है जब आप अपने पैर से फुटबॉल को मारते हैं तो वो कैसी गति करता है? वह ऊर्ध्वाधर भी गति करता है और क्षैतिज भी गति करता है। तो ये दोनों शब्द जरा एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है क्षैतिज। क्षैतिज को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज क्या होता है? क्षैतिज होता है धरती पर या धरती के समांतर। ये हमारा पृथ्वी है या पृथ्वी तल है, ठीक है। और ये यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्श या मैदान है, और इसके समांतर जो भी चीज चलेगी या तो इसके ऊपर चले या इसके समांतर चले, वो दिशा क्या होती है? हमेशा क्षैतिज होती है। लेकिन अगर इस पर अभिलंबवत कोई वस्तु गति करना शुरू कर दे, 90 डिग्री के कोण पर गति करना शुरू कर दे, तो उसको ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर होता है और इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्टिकल कहते हैं। तो ये बार बार आपको शब्द सुनने को मिलते रहेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि तो अगर कोई वस्तु एक दिशा में गति कर रही है, एक दिशा में गति का मतलब क्या हुआ? एक दिशा में गति अगर कोई वस्तु कर रही है, एक दिशा में गति, अब वो कैसी हो सकती है? उसकी गति एक दिशा में है तो वो क्षैतिज दिशा में भी हो सकती है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी उसकी गति हो सकती है। ऊर्ध्वाधर
हर दिशा में भी उसकी गति कैसी हो सकती है, एक दिशा में हो सकती है। मतलब वो जिस बिंदु से, किसी गेंद को जिस बिंदु से ऊपर की ओर फेंका जाएगा वह लौट कर अगर उसी बिंदु पर लौट आती है तो इसका मतलब वो भी गति कैसी है, एक दिशा में गति है। हालांकि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इस गति को हम लोग गुरुत्वाधीन गति कहते हैं, क्योंकि गेंद को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य करता है और अंत बिंदु पर पहुंचने के बाद ये गति का अंत हो गया और ये यहाँ पर गति का क्या है, आरंभ है। तो आरंभ हुआ, ऊपर गई और फिर वापस वस्तु क्या होगी, नीचे की तरफ गति करेगी और यहीं पर आकर के क्या होगा, डेड एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक दिशा में गति ही है। इसके अलावा रोड पर चलने वाली सभी गाड़ियां अपनी दिशा को बदल दें तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एक सीधी रेखा में गति कर रही हैं तो हमारे टॉपिक में वो चीजें कवर होंगी। अब जब हम बात करते हैं सरल रेखीय गति की, तो ये जो सरल रेखीय गति होती है इसके कुछ खास कंपोनेंट हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला होता है दूरी, दूसरा होता है विस्थापन। दूरी के समांतर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं चाल की, तो एक होता है चाल। ऐसे ही विस्थापन के साथ हम लोग पढ़ते हैं वेग, इसके बाद आता है त्वरण और उसके बाद आता है मंदन। त्वरण और मंदन एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, लेकिन इनको सीखने में सबसे पहले आपको दूरी पढ़ना बहुत जरूरी है। दूरी को हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की बात यहीं पर रोकते हैं। इसका अभ्यास कीजिएगा, सदिश और अदिश राशियों को छाटिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।